नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा मुंबई में है और मुंबई में मेरे साथ हैं सीए जी। आप जानते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी है और अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम पहलुओं पर जब तक सीए की मुहर नहीं लग जाती तब तक उसकी पुष्टि नहीं होती है। तो अर्थव्यवस्था से जुड़े सवालों को लेकर हम इनके पास पहुँचे हैं। आइए बातचीत करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मैं योगेंद्र राजपुरिया जी सर, आरबीजी एजुकेशन फाउंडेशन। जी सर, आर्थिक राजधानी में हम खड़े हैं। इस चुनाव में अर्थव्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है। 10 साल के मोदी जी के कामकाज को आप कैसे देखते हैं कि मोदी जी ने कहा कि हमने 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया है, एक कार्यकाल और दीजिए, तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे दुनिया की। लगता है कि ये संभव हो पाएगा? नहीं, ये सब दिखाई पड़ रहा है हमारे व्यापार में, उद्योग में, इंडस्ट्री में, हर चीज़ में ये उनका जो कथन है वो सही है। और जो फिगर्स आते हैं वो सारे फिगर ऐसे ही तो नहीं आ जाएंगे। आज जीएसटी का कलेक्शन ऐसे ही तो नहीं बढ़ जाएगा इतना। जब अगर जीएसटी लोग भरेंगे और उद्योग चलेगा तभी जीएसटी आएगा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि बहुत सही पटरी पे चल रही है हमारी अर्थव्यवस्था। और मोदी जी जो कर रहे हैं, उनकी पॉलिसियाँ, उनके प्लान्स बहुत सही हैं। और अगर उनको अगले 5 साल दिए जाते हैं तो और बहुत बढ़िया वो करके दिखाएंगे। और मैं तो उनका बहुत प्रशंसक हूँ। जी, और आपने क्योंकि आंकड़े को याद करी है तो विपक्ष कहता है कि आंकड़ों में बड़ी हेरफेर करते हैं। ऐसा संभव है क्या, बताइए जरा? नहीं, जितनी ट्रांसपेरेंसी पिछले कुछ वर्षों में आई है उसके हिसाब से आंकड़ों में हेरफेर अब संभव नहीं है। पहले जो हम बुक्स में और में कर लेते थे वो चीज़ आज के दिन कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता है। सब कुछ पूरा ट्रांसपेरेंट है। तो ऐसे में आंकड़े तो जो आएंगे वो सही आएंगे ना, उसमें हम कैसे उस पर हम शंका कर सकते हैं? जी, शंका कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही। एक चीज़ और आती है कि खासतौर पे जब से डिजिटल इंडिया हुआ है तब से पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है, लेकिन इसी डिजिटल इंडिया को लेकर सवाल भी उठाए जाते हैं विपक्ष की ओर से। आपको लगता है कि मोदी जी ने, चाहे वो भीम यूपीआई हो, तमाम और जो पहले की, उससे जो कैश का फ्लो था वो कम हुआ और लोग डिजिटल की ओर बढ़े हैं? ऐसे है जी, विपक्ष का काम अपना अलग काम है, लेकिन जो भारत में एट प्रेजेंट जो सच्चे को आज क्या जो अपन जो सामने देख रहे हैं, जो चीज़ें घटनाएं अपने घट रही है वो एकदम प्रत्यक्ष पता चल रहा है कि केस एकदम ऑलमोस्ट आउट हो गया है सिस्टम से और धीरे धीरे और कम होता जा रहा है। एकदम खत्म नहीं हुआ लेकिन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और इसमें डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा सहयोग है। और नॉट ओनली खाली केस के मैटर में, आज जितनी भी आज फैसिलिटी है, मैं आपको एकदम एग्जाम्पल बताता हूँ। 2 दिन पहले का, सुबह दोपहर में 1:30 बजे पासपोर्ट सबमिट किया और दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे घर पे पासपोर्ट आ गया, डिलीवरी हो गया आपको घर पे। ये डिजिटल इंडिया का ही कमाल है और ये मोदी जी के राज का कमाल है। जी हाँ, मोदी जी के राज का कमाल है। लेकिन जो विपक्ष है उनको तमाम तरह के बोलता है कि पढ़े लिखे प्रधानमंत्री नहीं है और ऐसे अनर्गल इस चुनाव प्रचार में ऐसे अनर्गल बयान सामने आए। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री देखे हैं सब। जी हाँ जी। तो और खासतौर पर जैसा अभी मैंने सवाल पूछा कि तीसरी अर्थव्यवस्था की बात होती है तो चिदम्बरम जी का बयान आया कि वो तो देश ऐसे ही बन जाएगा तीसरी अर्थव्यवस्था। हम किसी व्यक्तिगत किसी टिप्पणी पे कुछ हम नहीं करना चाहते क्योंकि सब बिजनेसमैन है, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो हम सामने देखते हैं वो चीज़ें बता देते हैं। किसी व्यक्ति ने क्या बोला उसके ऊपर हमारे कमेंट्स शायद नहीं रहेंगे। जी, और अगर हम एक मुंबईकर के तौर पर देखें, चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां मतदाताओं तक पहुंच रही हैं, अपने वादे बता रही हैं, दावे बता रही हैं, उनके संकल्प पत्र में क्या है, उनके घोषणा पत्र में क्या है, वो सब बता रही हैं। मुंबईकरों के मन में क्या है इस बार किसकी सरकार? देखिए सर, ऐसा है संकल्प पत्र आज बना रहे हैं ये लोग। जब 50-55 साल को इनको सरकार चलाने के लिए जब मिला था उस वक्त ये संकल्प पत्र कहाँ गया था? तब आपको जनता की याद नहीं आई, तब आपको न मैनिफेस्टो बनाना याद नहीं आया, तब गरीबों की याद नहीं आई, तब अब उस वक्त आप ST SC OBC जो है उनको आप ऊपर लाने के काम नहीं कर रहे थे। अब मोदी जी ने काम करना चालू कर दिया। मोदी जी ने 10 साल के अंदर में जितना काम किया है आज तक किसी नेता ने नहीं किया। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि विश्व के अंदर में आज तक किसी भी देश के, हमारे देश का किसी भी प्रधानमंत्री की इतनी वैल्यू नहीं थी जितनी आज मोदी जी की है। आज मोदी जी अगर जाते हैं तो किसी भी अमेरिका का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आके सैल्यूट करते हैं, सब खड़े हो जाते हैं साथ में, सैल्यूट नहीं करते, साथ में खड़े हो जाते हैं। उनकी अगवानी करने के लिए वो खड़े रहते हैं। किसी भी देश में चले जाओ, हर देश लालायित है कि मोदी जी हमारे यहाँ आवे, मोदी जी हमारे यहाँ आवे। जो काम इन्होंने मोदी जी ने किया है, अब ये कांग्रेस सरकार है या कोई भी सरकार है, वो कितना भी चिल्लावे, कुछ भी करे, उसका कुछ उपाय होने वाला नहीं है। एक सबसे बड़ी बात, अच्छी बात ये हुई कि एक मोदी को हराने के लिए सारे जंतर मंतर वाले जितने भी थे सब एक छत के नीचे आ गए और फिर आपस में लड़ने लग गए।
तो अब वो अपने घर में समीक्षा करें पहले कि हम क्या चाहते हैं, कि मोदी को लाना चाहते हैं कि मोदी को हटाना चाहते हैं। उन्हें खुद ही नहीं मालूम कि उनका खुद का मैनिफेस्टो क्या है, तो देश का मैनिफेस्टो वो क्या बनाएंगे सर। जी, और एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। उनका जो मैनिफेस्टो कहता है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, हम 370 को वापस ले आएंगे। तो लगता है कि देश पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं। मोदी जी तो नहीं कह रहे, नहीं, कांग्रेस कांग्रेस कह रही 370 वापस ले आएंगे। देखिए ऐसा है, कांग्रेस कभी भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, जाति जनगणना कराने का जो मैनिफेस्टो जो चीज़ आज जो बोल रहे हैं, तो पहले कहाँ गए थे? पहले जाति गणना कराने का इतने वर्षों का मौका मिला, तब आपने जाति जनगणना नहीं कराई। अब मोदी जी ने उस बात को उठा लिया है तो आपको जाति जनगणना याद आ रही है। 370 धारा हटनी चाहिए थी, देश के भविष्य के लिए, देश की उज्ज्वलता के लिए जरूरी था, वो मोदी जी ने हटा दिया। एक ही रात के अंदर में सारा फैसला कर दिया। ये मोदी जी के कमाल की बात है। सुबह तक सब चलते हैं, रात को 8 बजे टीवी के ऊपर आएंगे, बोलेंगे कल से ये धारा खत्म, और ये धारा खत्म हो गई। अब ये खत्म होने के बाद में इनके हाथ से जो पतवार छूट गई ना, तो इनके अंदर में छटपटाहट का माहौल है। तो इसके लिए मोदी कुछ नहीं कर सकता। मोदी तो अपने मस्त हाथी की चाल में चले जा रहा है, और जो करने वाले हैं करते रहेंगे, उसका कोई उपाय नहीं है। सर, आर्थिक राजधानी है और जिस तरीके से विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि मोदी जी ने पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसको कंट्रोल में नहीं किया, वैश्विक चुनौतियां जिस तरीके की थी, क्या उसमें सरकार सही तरीके से हैंडल कर पाई? जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल करने में बिल्कुल सही तरीके से कंट्रोल कर पाए जी। और भी सब डेवलपमेंट के लिए पैसा तो चाहिए ना जी। सब चीज़ में सब्सिडी देंगे तो दूसरे डेवलपमेंट रुक जाएंगे जी। इसलिए ज़रूरी था ये कि सब्सिडी ख़त्म होनी चाहिए इसकी। और क्योंकि सब्सिडी की बात करी आपने, आजकल एक चलन चल चुका है कि अब जनता से वादे कर दो कि हम ये 10 चीज़ें आपको फ्री दे देंगे, हम आते ही 1 लाख रुपए आपको फ्री दे देंगे, हम पक्की नौकरी की गारंटी दे देंगे। आपको लगता है कि ये जो रेवड़ियाँ बांटने का कल्चर है ये बंद होना गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है जी। और इसके चलते कुछ स्टेट्स हमारे हैं वो बिल्कुल उनके पास पैसा नहीं बचा सैलरीज देने के लिए। वो तो बिल्कुल एक ट्रेंड ही गलत हो गई है ये सब लोगों में। सब लोगों को पैसा बांटना, ये करना, सब लालच देना। आखिर कहाँ से आएगा पैसा? तो पब्लिक के से ही निकलेगा ना जी। कहाँ से आएगा? तो सब लुभाना है और कुछ नहीं है। लुभाना है और कुछ नहीं। जी सर, जरा आपसे भी बातचीत करते हैं। ख़ासतौर पे वैश्विक चुनौतियाँ जिस तरीके की हैं, कहीं कोई सा संघर्ष छिड़ा हुआ है, कहीं कोई सा संघर्ष छिड़ा हुआ है, ऐसे माहौल में आपको लगता है कि भारत में महंगाई को मोदी जी सही तरीके से कंट्रोल कर पाए? बिल्कुल, जिस हिसाब से उन्होंने अभी तक किया है जी, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी आज वो सारी महंगाई को कंट्रोल करके रखेंगे जी। आज जो है कि देखिए, उन्होंने जो संकल्प लिया है कि भारत को ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जी, और वो अपने संकल्प पे कायम रहेंगे जी। कितना ही वार हुआ जी, लेकिन आज इंडिया में कोई भी ऐसा इकोनॉमिकल स्ट्रेच नहीं आया है अभी तक। दूसरे देशों में आया जी, लेकिन इंडिया आगे बढ़ता ही गया है और वो ये आगे बढ़ता ही जाएगा जी। इसमें कहीं कोई ये जो है कि नहीं है जी। और भारत में हमने देखा पिछले साल जिस तरह से G20 का आयोजन हुआ था, तो आपको लगता है कि विश्व के अन्य देशों में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है, भारत में इन्वेस्टमेंट का माहौल बना है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल जी। विश्व के अन्य देशों में मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी विश्व में जी सारे देशों के बीच में ये होड़ मची हुई है कि हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। इंडिया के प्रति आकर्षण जिस हिसाब से बढ़ रहा है लोगों का जी, तो आज इंडिया नंबर 1 आर्थिक शक्ति बनने में जो है कि ज़्यादा टाइम नहीं है जी, और ये आर्थिक शक्ति बनेगा जी, और बिल्कुल बनेगा जी। और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का भी प्रयास कर रही है मोदी सरकार इंडिया को, तो लगता है कि सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, किसी भी देश की नींव जो है उसकी निर्माण क्षमता पर ही निर्भर करती है जी। तो मोदी जी का ये जो प्रयास है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, ये बहुत सराहनीय है जी, और इस काम में उनको पूरी जनता का सहयोग भी शामिल है जी। देश विदेश से इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं जी। लोकल भी जो उद्योगपति हैं वो भी उनका समर्थन कर रहे हैं जी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हब तो ये बनेगा ही बनेगा, और मोदी का कार्यक्रम आगे बढ़ता ही रहेगा। सर, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि जो हमारी इकोनॉमी जिस तरीके से एक आंकड़ा आता है कि पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष उस पर सवाल उठाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है।
एक्चुअली आप अगर जो भी डेटा आते हैं जी और वो रियल डेटा है जी और दिख भी रहा है, टैक्स कलेक्शंस भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज जीएसटी जो अभी 2 लाख भी क्रॉस करके गया है। जी सो ये सारा डेटा बताता है कि वी आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन, जी। इकोनॉमी इज़ गुड, जी द डिसीजंस व्हाट आर टेकन जी आर रियली हेल्पफुल जी। एंड बिजनेस इज ग्रोइंग। या तो लग रहा है कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि अगले कार्यकाल मिलता तो मैं तीसरी अर्थव्यवस्था बना दूंगा विश्व की, वो संभव हो पाएगा? यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। जी या जी। एक चीज़ और, अर्थव्यवस्था को लेकर ही, चाहे रोजगार को लेकर बात हो, चाहे महंगाई को लेकर बात हो, रोजाना कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री जी पर निशाना साधा जाता है। कैसे देखते हैं इस सबको? मैं नरेश धूत आज 40 साल से सीए प्रैक्टिस में हूँ और मुझे धूत मार्केट गुरु के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आज ये सबको बताना चाहता हूँ, जो विपक्ष बोल रहा है वो बिल्कुल गलत है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी एज इट इज़ रहने वाली है और अगर ये मोदी गवर्नमेंट कंटिन्यू रह गई और स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट आ गई तो जो आज तक जो मोदी गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं उसमें और काम बढ़ेंगे और देश सुचारू रूप से चलेगा और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कंटिन्यूसली रहेंगे। तो जो मोदी जी बोल रहे थे कि साहब मैं ये 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, मैं तो बोलता हूँ साहब अगर ये मोदी गवर्नमेंट अगले 4-5 साल और रह गई तो 10 ट्रिलियन होना कोई असंभव नहीं है। और आज इकोनॉमिक ग्रोथ को जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत नज़दीक से देखते हैं, आज शायद वो कोई भी नहीं देख सकता है। आज मैं आपको बताता हूँ, आज हर चीज़ डिजिटाइजेशन हो गई है, हर चीज़ आंकड़े आपको इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। अब आंकड़ों का अगर आप चेक करें तो आप पाएंगे कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू रहने वाली है और स्टॉक मार्केट एक पैरामीटर होता है जिससे आदमी को समझ आता है कि वास्तव में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। स्टॉक मार्केट फ्यूचर ग्रोथ को देखता है और फ्यूचर ग्रोथ मोदी जी फ्यूचर ग्रोथ होगी यह सबने समझ लिया है और मोदी जी कंटिन्यूस रहेंगे, ये सभी लोगों ने समझ लिया है। आज आप देखेंगे कि ट्विटर पर सबने मोदी जी का परिवार आगे ऐड किया है। आज देखेंगे 90% आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु एडेड मोदी जी का परिवार ऑन ट्विटर। मैं तो बोलता हूँ साहब कि मोदी जी को वैसे ही वोट मिल चुके हैं। अब एक्चुअली वोट देने जाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति जाए और अपना मतदान दे और अपने मत को मोदी जी के पक्ष में दे। कारण डिजिटलाइजेशन से तो ये साफ नज़र आ रहा है कि मोदी जी की जीत पक्की है और मोदी जी की ग्रोथ स्टोरी भी पक्की है। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। सर ने बड़ी बात कही है कि ये तो दिख रहा है कि मोदी जी जीत रहे हैं, लेकिन बटन दबाकर आना भी बहुत ज़रूरी, तभी जीतेंगे, ये एक सच्चाई है। सर एक आरोप प्रधानमंत्री पर बहुत ज़्यादा लगता है कि वो उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ कर देते हैं, जनता को राहत नहीं देते। क्या ऐसे कर्ज माफ़ किया जा सकता है उद्योगपतियों को? इनफैक्ट ये जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी का जो लॉ पास किया है उससे ये बहुत जाहिर हो चुका है कि जिसका भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, इंडस्ट्री बंद हुई, लायबिलिटीज़ हैं, तो कैसे भी उसमें आगे बढ़ा जाए। तो ये उल्टा एक एवेन्यू रास्ता खोल रहे हैं। तो उस हिसाब से वो अच्छा लॉ है एंड इट विल डेफिनेटली बेनिफिट टू द कंट्री। और अगर हम 10 साल में देखें बैंकिंग सेक्टर को, आप कैसे देखते हैं कि हमारा बैंकिंग सेक्टर और संभला? जिस तरीके से पैसे डूब जाते थे निवेशकों के, क्या वो हालात अब बंद हुए? अभी जब लोन्स देनी है या कुछ भी लिमिट सैंक्शन करनी है तो काफ़ी चेकिंग और सब होने के बाद होता है। सो आज कंसोलिडेशन जो बैंक्स का हुआ, मर्जर्स हुए ताकि एक्सपेंडिचर्स कम हुए बैंक के, और जो सब कंसोलिडेट फंड होने की वजह से और सब कंट्रोल्स आने की वजह से इवन रिकवरी भी आज फास्ट हो गई है। आज डिफ़ॉल्टर 3 मंथ्स 6 मंथ्स के बाद इमीडिएटली रिकवरी शुरू हो जाती है। तो आई थिंक दिस आर ऑल गुड स्टेप्स अंडरटेकन इन द बैंकिंग सेक्टर।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर जी। मैं केवल दो पंक्ति और इनके ऐड करना चाहूँगा। आज आप देखेंगे आज स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां हैं, जो डेट कंपनियां, आज आप डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो बहुत कम हो चुका है। आज एक्चुअली कंपनियां ग्रो कर रही है, इसीलिए पब्लिक सेक्टर कंपनीज देखिए, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जिसको कोई समझता ही नहीं था कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कुछ अच्छा कर पाएगी, आज आप देखेंगे डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही मिनिमम हो गया है। आपको अब ढूंढना पड़ रहा है कि डेट वाली कंपनियां कौन सी है। तो आज उल्टा हो गया है, हर कंपनियां ग्रोथ कर रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का जिसका डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करना चाहती थी, आज तो ऐसा महसूस होता है कि डिसइन्वेस्टमेंट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, कंपनियां इतनी प्रॉफिट में आ गई है। आज बैंक्स देखो प्रीमियम में आईपीओ ला सकती है। आज आप देखिए डिफेंस सेक्टर्स, रेलवे सेक्टर्स, हर सेक्टर्स, इवन मैं बोलता हूँ कि एयरलाइन सेक्टर जो अभी पीछे रह गया है वो भी अभी पार्टिसिपेट करने वाला है, और एयरलाइंस कंपनियां भी डेफिनेटली ग्रोथ करने वाली है। आज रेलवे और डिफेंस को जो मोदी गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म्स करके इतना ताकतवर बना दिया है कि लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। अब केवल एक एयरलाइन सेक्टर रह गया है जिसको मोदी जी को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आज एयरलाइंस कंपनीज क्यों नहीं प्रॉफिट कमा पा रही है। तो उसके पीछे कई कारण थे, क्रूड का बहुत ऊपर बढ़ना, एटीएफ प्राइसेस बढ़ना, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे आज क्रूड भी जो अपन इम्पोर्टर्स थे, आज मुझे तो लगता है कि साहब अगर रीस्ट्रक्चरिंग हुई और तो धीरे ऐसा हो जाएगा कि इंडिया नेट एक्सपोर्टर हो जाएगी, क्रूड इंडिया से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्रूड एक सस्ते भाव में जो रशिया से मिलता था, एक मोदी जी ने अपना दिमाग लगाया कि रशिया से इंपोर्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे गल्फ कंट्रीज देखती रह गई कि केवल उनकी मोनोपोली थी वो ख़त्म हो गई। और आज मैं आपको बोलता हूँ कि जितनी भी रिफाइनरीज हैं, धीरे धीरे गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि रिफाइनरीज़ को डेवलप किया जाए। रिफाइनरीज़ अगर डेवलप हो गई तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मोदी गवर्नमेंट कंटिन्यू रह गई तो क्रूड भी इंडिया से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि कोल इंडिया जिसको कि ऐसा माना जाता था कि कोयला है, लेकिन आज की तारीख में कोल इंडिया जो कंपनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, वो पीयूष गोयल जी के नेतृत्व से वो कोयला सोना हो गया है, कोयला डायमंड बन गया है, और कोल इंडिया भी प्रॉफिट में आ गई है। तो और गवर्नमेंट का ये भी विचार है कि कोयले का भी ट्रेडिंग कमोडिटीज़ की तरह होना शुरू हो जाएगा, और वो ज़रूर होगा। और IEX के प्लेटफॉर्म पे कोल की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोल की ट्रेडिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, बहुत एफर्ट्स कर रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ऊपर लाने की कोशिश कर रही है। हर ऑर्डर्स गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को देना चाहती है कि इंडिया की ग्रोथ हो, और वो फॉरेनर्स को रेस्ट्रिक्ट कर रही है। भले वो टेस्ला वाले ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, उससे इंडिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो टेस्ला वाले खुद इंडिया आते तो उनको ही फ़ायदा होने वाला था। सर आप क्योंकि स्टॉक मार्केट से भी जुड़े हुए हैं, मैं एक प्रश्न आप दोनों से पूछना चाहता हूं कि निवेशकों का हितों का कितना ध्यान रखा गया इस 10 साल में, क्योंकि पहले तो हर्षद मेहता जैसे कई सारे कहानियां सामने आई हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे आजकल जो न्यूज़पेपर में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑलवेज एडवर्टाइजमेंट्स देती है, और वो भी फ्रंट पेज पे कि भाई बी केयरफुल, स्टडी द डेटा एंड देन इन्वेस्ट। जस्ट किसी ने बताया है और मैं आज इन्वेस्ट कर दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज सारा डेटा स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर पूरा मिल रहा है। वन कैन स्टडी एंटायर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस इंक्लूडिंग ऑल रेशियोज एंड कैन कंपेयर विद अदर कंपनीज। सो आई थिंक टुडे वो माहौल नहीं है। सर मैं 2 लाइन और जोड़ना चाहूँगा कि आज आप देखेंगे कि CDSL और डिपॉजिटरी सर्विसेज के रिकॉर्ड्स चेक करेंगे तो आज डीमेट अकाउंट्स कितने खुल गए हैं। उन डीमेट अकाउंट्स के खुलने से मालूम पड़ता है कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टर्स कितने बढ़ गए हैं। और मैंने आज एक स्टडी किया तो मुझे मालूम पड़ता है 18 साल से 25 साल के बीच के युवक
युवक और युवतियां स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये जो एक कॉलेज के अंदर एक पाठ्यक्रम के अंदर एक सब्जेक्ट जो है ये कैपिटल मार्केट का सब्जेक्ट ऐड किया जाएगा और किया जाना चाहिए, जिससे जो यंग जनरेशन जो मार्केट में आ रही है वो नुकसान नहीं पा सके। आज जितनी भी डिपॉजिटरी सर्विसेज के डेटास को आप देखेंगे, स्टॉक मार्केट के NSE, BSE, IEX और बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस के डिटेल्स भी चेक करेंगे और ब्रोकर्स के डिटेल्स भी चेक करेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि कितने नए अकाउंट खुल चुके हैं और कितनी ट्रेडिंग हो रही है जो कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग नहीं है और अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी बिल्कुल सर, और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया जाना चाहिए ताकि कोई भी निवेशक है उसको नुकसान नहीं हो। सर मैं एक प्रश्न और चाहना चाहूँगा आपसे। हाँ, मैं नई सरकार से जो भी आए उससे एक मेरा सजेशन है और एक उम्मीद है। टैक्स कलेक्शन जो GST का बढ़ रहा है, राइट, समझो मंथली अभी 2 लाख का हो रहा है। समझो सामने जो फ्रॉड्स होते हैं वो जनरली इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में फ्रॉड्स होते हैं और मे बी अराउंड से 5,000 करोड़ और 2,000 और 10,000 करोड़। कंपेयर द रेशियो इज़ वेरी लेस। इवन टू टैकल दिस आई हैव सम वन सजेशन, और उम्मीद है गवर्नमेंट अगर ध्यान में ले तो, कि आज अभी हमारे पास 7 साल का GST डेटा है। एवरी सेक्टर एंड इंडस्ट्री आउटवर्ड में क्या टैक्स देती है, सपोज 18%, और हर एक सेक्टर के इनपुट्स टैक्स क्रेडिट भी जो लेते हैं वो भी अवेलेबल है। एक कमेटी फॉर्म करनी चाहिए गवर्नमेंट को, उनको 6-12 महीने का टाइम दे के सारा डेटा स्टडी करके एक रिपोर्ट लाना चाहिए, एवरी सेक्टर वाइज आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स। देयर आफ्टर नाउ यू हैव नेट टैक्स। सपोज एक एग्जांपल दूँ तो समझो कि आउटपुट टैक्स है 18% और वो इंडस्ट्री के जो सारे लोग हैं एवरेज कोई 1-2% ज़्यादा होगा, समझो उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है 10%। आई थिंक इन दैट इंडस्ट्री they should reduce the tax from 18 to 8%, 18 minus 10 and 8। आउटपुट पे टैक्स लगाओ, इनपुट टैक्स क्रेडिट सारा ख़त्म कर डालो, सारे फ्रॉड अवॉइड कर सकेंगे। तो जो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, जो वेस्टफुल टाइम हो रहा है एंड अल्टीमेटली कुछ लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ माई सजेशन। मैं इनके बिल्कुल जो इन्होंने तर्क के साथ में जो बात बताई वो मैं बिल्कुल इनके साथ सहमत हूँ। और मैं तो बोलता हूँ कि गवर्नमेंट ये समझ गई है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स can help the government in forming the policies and everything, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का उनको हेल्प लेना चाहिए। रिसेंटली अभी CA इंस्टीट्यूट ने नेशनल कमिटी फॉर इंडियन कैपिटल मार्केट एक कमिटी फॉर्म करी है। उस कमिटी को पावर्स देनी चाहिए, उस कमिटी के साथ में डिस्कशन करना चाहिए और गवर्नेंस और जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उस कमिटी का सहयोग लेके कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए। नहीं मान रहे उसके लिए अभी शैलेश भाई जो आज इतना सब कुछ कर रहे हैं, आज शैलेश भाई से भी मैंने कल डिस्कशन किया कि आज 100 में से 99 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए तत्पर हैं और उनको केवल एक कार्ड की ज़रूरत है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में सबने मोदी का परिवार लिख दिया है कि क्यों नहीं उनको मोदी का परिवार बना दिया जाए और क्यों नहीं उनको कार्ड अलॉट कर दिए जाएं। और मोदी सरकार को हर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कमेटी से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से सलाह मशवरा करके अपनी फाइनेंस पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। और आरबीआई को भी अपनी पॉलिसी बनाने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सहयोग लेना चाहिए। सेबी को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सहयोग लेना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज तन मन धन से गवर्नमेंट को सहयोग देने के लिए अगर वो तैयार हैं तो क्यों नहीं गवर्नमेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सहयोग लेना चाहिए। और आज जो जीएसटी कलेक्शंस इतना हो रहा है, जीएसटी कलेक्शंस जो हो रहा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ग्रोथ स्टोरी इंडिया की कंटिन्यू है क्यों, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसमें बहुत कुछ अपना उन्होंने योगदान दिया है। सर मैं एक बात आपसे
जानना चाहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से ग्रो कर रही है, अचानक से हिंडनबर्ग जैसी कोई रिपोर्ट सामने आ जाती है, अचानक से एक किसी उद्योग के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाता है, अचानक से कहा जाता है कि चाहे SBI हो चाहे LIC हो, उसमें जो लोगों का पैसा है वो डूब जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसा संभव है क्या सर, ये बताइए। क्या है ना, चालू है ना। हाँ जी। हमारी भारत देश की डेमोक्रेसी दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जी और एक समंदर हो जी तो समंदर में भी अगर पत्थर डालो जी तो उसका होना ही है इफेक्ट्स। जी तो ये तो बड़ा एक महासागर बना है भारत देश का। तो यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा मोटा ऐसा सोचा नहीं जाता है और देखा नहीं जाता है। जी एक ही देखो, लक्ष्य देखो कि दिशा कहाँ पे है, जी देश कहाँ पे मूड कर जा रहा है, जी। वो देखो। जी आज इतना सालों में देश की तरक्की कहाँ तक हुई, जी अभी आने वाले सालों में कहाँ तक उनकी दिशा। तो हम प्लेन को देखते हैं तो देखते हैं कि प्लेन कहाँ पे जा रहा है। जी हम छोटे बच्चे थे तो भी हम वो कागज के खिलौने बनाते थे, प्लेन। तो वो प्लेन में हम अड़ता, तो बच्चे तो हम इतना भी समझते थे ना, ऐसा मारा तो वो ऐसा जाना है, जी ऐसा मारा ऐसा जाना। तो ये हमें ये सोचना है कि ये जो मोदी जी जो सरकार चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, उसकी दिशा कहाँ पे है। तो दिशा आती है 2047 में हम डेवलप नेशन बनना है। तो डेवलप नेशन यानी हम अमेरिका, रशिया, उन लोग से भी हमें आगे बढ़ना है, ये हमारा लक्ष्य है। अभी तक हम हमारा ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में यही पढ़ते आए। क्या पढ़ा? हमारा देश विकास अंडर डेवलप कंट्री। तो हमारा देश को हम अंडर डेवलप ही रहना है। हमें अभी भी पढ़ाया जाता है ब्रिटिश सल्तनत से हम गुलामी में से आज़ाद हुए, ये हुआ, मुगल ने हमारे पे आज़ाद। तो हमारा मानसिकता यही बन रहा है कि हम हमेशा क्या गुलाम बनने के लिए पैदा हुए क्या? वी आर नॉट मेंट। हम आगे की देखो कि हमारे पास में क्या शक्ति है। मुगल आए या तो ब्रिटिश आए, सब लोगों ने क्या देश को लूटा। हमारे पास में इतनी सारी संपत्ति है। जैसे एक देखा जाए, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एक ज़माना था हम लोग ब्रिटेन्स के गुलाम थे, तो क्या होता था, वो लोग तो अपनी दुकान चलाते थे, हमारे को यहाँ से उठा के लेके जाते। जो भी हमारा रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल चला जाता था वहाँ, और वहाँ पे मैनचेस्टर और लेस्टर सब जगह पे उनकी मिलें वगैरह तगड़ी बन गई। वो देश बहुत तगड़ा बन गया। और हमारा देश वही कंगाल, माई कंगला क्या बोलते हैं, तो लड़ते हैं ना सर। तो हमारे तो आज की परिस्थिति में भी ऐसा ही हो गया। क्या हो गया? मैं रॉ मटेरियल यानी सॉफ्टवेयर रॉ मटेरियल बोलता हूँ, इंटेलेक्ट रॉ मटेरियल। आज क्या हो रहा है हमारा देश में, इंटेलेक्ट रॉ मटेरियल जो ब्रेन पावर है वो जा रहा है देश के बाहर। हर मिडिल क्लास और अपर क्लास फैमिली में आप देखो तो 5 फैमिली में से 4 फैमिली में बच्चा बाहर जाने को सोचता है या तो बाहर गया है। तो ये परिस्थिति हमारा, तो अगर ये परिस्थिति रही तो वापस वो जो 1947 की पहली परिस्थिति थी वो भी अभी वापस चालू ही रहेगी। और ये क्यों जाना चाहते हैं, इसके पीछे बराबर कि हमारे देश में से बच्चा क्योंकि यहाँ पे उनका पढ़ाई के बाद में उनको रेम्यूनरेटिव नहीं मिलता है, प्रॉपर ये नहीं मिलता है। और दूसरा है उनको ये नहीं मिलता है कि बढ़ावा नहीं मिले, लाइफ कम्बरसम बनती है। तो ये स्थिति में कौन बच्चा यहाँ पे रहेगा? तो ये बच्चे को यहाँ नहीं रहना है, इसीलिए चलने को जाता है। तो ये स्थिति अभी मोदी जी बदलने को जा रहे हैं आने वाले दिन। हाँ, तो अभी अपन वो ट्रैक अपना बदली हो गया, जो पहले जो ट्रैक था अभी अपनी दिशा बदली हो गई। हमारा दिशा लक्ष्य हो गया 2047 और 2047 का लक्ष्य हम पकड़ के, और शायद
भगवान ने चाहा, आप लोग देश की जनता ने चाहा, शायद 2037 में ही देश विकसित भारत बन जाएगा। और विकसित भारत ऐसा नहीं, लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है वो अमेरिका, रशिया हो उससे भी आगे बढ़ जाएंगे। वी हैव गॉट दैट मच इंटेलेक्ट पावर्स है, रॉ मटेरियल्स है, ऐसा है, तो वी हैव सो मच पोटेंशियल। आप भी आइए, आपसे भी बात करते हैं। जी जी जी। मैं जो शैलेश भाई ने जो ये शब्द बोले ये बिल्कुल सही है। कुछ डेटाज कलेक्ट करने के बाद समझ आता है कि वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स थे इंडिया फॉरेनर्स को देती थी, और उस बीच में आज़ादी के बाद डिफेंस कंपनियां एकदम डेड हो गई थी। आज मोदी जी ने उन डिफेंस कंपनीज को इतना ऊपर लाके खड़ा कर दिया है कि आज मैं तो बोलता हूं कि डिफेंस इक्विपमेंट्स में जो अपन रशिया से और दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करते थे, आज अपन एक्सपोर्ट करने के लिए सामर्थ्य हो गए हैं। तो बहुत कुछ चेंज हुआ है और बहुत कुछ चेंज होने वाला है। 10 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है, खास तौर पे मैं अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ कि कैसे आप आंकती हैं मोदी जी के कार्यकाल? जी, वैसे जो मैं तो लॉ डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जो मैं और साथ में मैं गांव के क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। मैंने जो निम्न स्तर के जो लोग हैं, जो चूल्हा में आग फूंक के खाना बनाते थे, उनको उज्ज्वला योजना से मोदी जी ने लाभान्वित किया है। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना देकर उन गरीबों को छत दिया है। उसके बाद जो बेरोजगार युवा थे, उनको स्टार्टअप की योजना से लेकर उनको रोजगार दिया है। हर क्षेत्र में मोदी जी ने विकास किया है। इतना ही कहना चाहूँगी। मोदी सरकार दावा करती है कि हमने स्टार्टअप के माध्यम से ऐसी क्रांति लेकर आए हैं कि हमारे युवा आत्मनिर्भर हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो कहता है कि ये जो स्टार्टअप है एक बुलबुला था, फूट गया है, मोदी जी सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाए चीज़ों को। आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप लोगों की हर चीज़ में मुहर लगती है? नहीं, मोदी जी जो कहते हैं वो सही बात कहते हैं, और स्टार्टअप की वजह से इंडिया में रिवॉल्यूशन आया है। कई यंग लोग जो है इस फील्ड में आए हैं और सक्सेस किया है, और ये तो बड़ा इसका फैक्ट है कि स्टार्टअप में 10 में से एक आध, 25 में से एक आध सक्सेस होता है, बाकी नहीं हो पाते हैं। तो लेकिन नीतियाँ सही हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तभी तो इतने यूनिकॉर्न बने, नहीं तो कैसे बनते। जी जी। और एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने, चाहे वो स्पेस का सेक्टर हो, ऐसे तमाम सेक्टर जो आज तक प्राइवेट क्षेत्र के लिए नहीं खुले थे, उनको खोला। आपको लगता है कि सही दिशा में जा रही है मोदी सरकार? बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको एफिशिएंट सिस्टम लाना है तो इट शुड बी इन द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में सिस्टम स्लो होता है, डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, और उतना जो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती है, तो प्राइवेट सेक्टर में लाना चाहिए। जब तक प्रॉफिटेबिलिटी का इंसेंटिव नहीं होगा तो नो सेक्टर कैन ग्रो। जी, एक अंतिम सवाल, नई सरकार से जो हमारे सीए भाई हैं वो क्या अपेक्षा रखते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो टैक्स कॉम्प्लाइंस हो रहा है जीएसटी का सबका, जब भी स्टेटमेंट आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको ऐसा बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया इसलिए कॉम्प्लाइंस बढ़ गया। वो ये क्रेडिट पब्लिक को नहीं देते हैं कि जो बिजनेसमैन है, जो पैसा दे रहे हैं, वो भी कंप्लाई कर रहे हैं, ऑनेस्टली कर रहे हैं, इसके लिए रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट उनको भी ज़्यादा रिकॉग्नाइज करे, सिर्फ अपने ही लोगों को नहीं रिकॉग्नाइज करे। जी, आपने बड़ी बात कही है कि खासतौर पे जो टैक्स पेयर्स हैं उनका सरकार को शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक हालांकि पहल प्रधानमंत्री ने की थी कि बाउंड है, उनको कंप्लाइंस करवाना है। जी 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 जी। तो ये बट जो वॉलंटरी कंप्लाइंस को जितना क्रेडिट मिलना चाहिए उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल। तो ये थी हमारे सीए भाइयों के साथ एक चर्चा चुनाव को लेकर, जिसमें इन्होंने अपने मुद्दे रखे, चुनाव से जुड़े विषयों को लेकर जो चर्चा हुई उसमें तमाम चीज़ें नई उभर कर आई हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, मुंबई से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।